1970s के दौरान एशिया के बीचेस और बैकपैकर रूट्स पर एक ऐसा किलर घूम रहा था जिसे कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। कभी वो जेम डीलर बन जाता और कभी एक हेल्पफुल टूरिस्ट गाइड, लेकिन असल में वो एक ऐसा सीरियल किलर था जो सिर्फ कत्ल ही नहीं करता था बल्कि अपने चार्म, इंटेलिजेंस और मैनिपुलेशन से लोगों को अपने जाल में फंसाता था। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया भर के ट्रैवलर्स को अपने जाल में फंसाया, उसका नाम था चार्ल्स सोबराज और दुनिया उसे द बिकिनी किलर और द सरपेंट के नाम से भी जानती थी। नमस्कार, वॉच टावर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। चार्ल्स सोबराज का जन्म 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम में हुआ था। उसका असली नाम हो चंद भवानी गुरुमुख चार्ल्स सोबराज था। उसके पिता हिंदुस्तानी थे और माँ वियतनामीज। बचपन से ही उसकी जिंदगी अच्छी नहीं थी। चार्ल्स के जन्म के बाद उसके पिता उसे और उसकी माँ को छोड़कर इंडिया चले गए। उस समय वियतनाम में वॉर चल रही थी, तो चार्ल्स की माँ ने सेफ रहने के लिए एक फ्रेंच आर्मी लेफ्टिनेंट से शादी कर ली। तो ऐसे चार्ल्स को फ्रांस की सिटीजनशिप मिली। जैसे चार्ल्स के पहले पिता ने उसको छोड़ दिया था, ऐसे ही उसके दूसरे पिता ने भी उसे नहीं अपनाया, जिसकी वजह से उसका बचपन आइडेंटिटी क्राइसिस और इमोशनल इंस्टेबिलिटी में गुजरा। शायद यही एक वजह थी कि उसके अंदर एक रिबेलियन पैदा हो गया जो बाद में उसे क्राइम की राह पर ले गया। सिर्फ 18 साल की उम्र में ही उसने एक कार चुरा ली, जबकि उसे गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी। जल्द ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इस चोरी के लिए उसने लगभग 6 महीने जेल में गुजारे। लेकिन इन शुरुआती जेल की सजाओं ने उसे क्राइम से दूर नहीं किया, बल्कि जेल में रहते हुए उसने लोगों को धोखा देने और अपनी बातों से उन्हें कंट्रोल करने की कला और अच्छे से सीख ली। 1969 में सोबराज की मुलाकात शैंटल नाम की एक फ्रेंच लड़की से हुई, जिससे उसने बाद में शादी भी कर ली। सोबराज के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बावजूद शैंटल उसके साथ एशिया चली आई। इंडिया पहुंचने के बाद सोबराज ने फिर से क्राइम्स करने शुरू कर दिए। वो महंगी चीजों की स्मगलिंग करता और टूरिस्ट के पैसे और पासपोर्ट्स चुरा लेता। कभी कभी वो खुद को हीरे जवाहरात का व्यापारी बताकर लोगों का भरोसा जीत लेता और फिर उन्हें अपने जाल में फंसा लेता। कई देशों में घूमते हुए सोबराज ने अपने सौतेले भाई के साथ मिलकर पासपोर्ट्स की स्मगलिंग और दूसरे क्राइम्स किए। फिर एक दिन ग्रीस में दोनों पकड़े भी गए, लेकिन सोबराज वहां से भाग निकला और उसका भाई अकेला ही जेल में रह गया। ग्रीस से भागने के बाद सोबराज थाईलैंड पहुंचा। उस वक्त तक उसने कोई मर्डर नहीं किया था, लेकिन हिप्पी ट्रेल पर घूमने वाले वेस्टर्न बैकपैकर से उसकी मुलाकातें धीरे धीरे जानलेवा बनने लगी। हिप्पी ट्रेल एक फेमस ट्रैवल रूट था जहां यूरोप के यंग बैकपैकर्स सस्ती ट्रैवल करते हुए एशिया तक जाते थे। चार्ल्स ने इसी चीज का फायदा उठाया। उसने अपनी नई कनेडियन गर्लफ्रेंड मैरी के साथ मिलकर टूरिस्ट को टारगेट करना शुरू किया। चार्ल्स उनसे मदद करने के बहाने दोस्ती करता, उनके साथ पार्टी भी करता और फिर उनकी ड्रिंक्स में नशा मिला देता। विक्टिम्स बेहोश हो जाते और फिर उनका पैसा, पासपोर्ट और आइडेंटिटी सब चुरा लेता। लेकिन धीरे धीरे चोरी कत्ल में बदलने लगी। चार्ल्स एक बहुत ही कैलकुलेटिव और इंटेलिजेंट इंसान था। वो सिर्फ इम्पल्सिव किलर नहीं था, वो हर चीज प्लान करता था। जैसे कि पहले विक्टिम से दोस्ती, उन्हें कन्विंस करना कि वो उनकी मदद करेगा और फिर एक दिन उनको ड्रग्स देकर कत्ल कर देना। कत्ल के बाद वो उनकी आईडीज और पैसे ले जाता जिन पर वो ट्रैवल करता। इसलिए उसे द सरपेंट कहा गया, क्योंकि वो सांप की तरह छुपके से अटैक करता था। उसका एक केस बहुत पॉपुलर हुआ, टेरेसा नॉल्टन, जो एक अमेरिकन लड़की थी और जिसकी बॉडी बिकिनी में बीच पर मिली। इसी वजह से मीडिया ने उसे नाम दिया The Bikini Killer. The Bikini Killer. द बिकिनी किलर। और फिर बैंकॉक में एक डच डिप्लोमेट हरमन निपनबर्ग ने बिकिनी किलर को पकड़ने का फैसला किया और 2 डच टूरिस्ट के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। चार्ल्स का नेटवर्क बड़ा था। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड मैरी के अलावा एक और पार्टनर अजय चौधरी भी था। अजय का रोल विक्टिम्स को कंट्रोल करना और कभी कभी बॉडीज को ठिकाने लगाना था। लेकिन जैसे जैसे निपनबर्ग की इन्वेस्टिगेशन टाइट होती गई, थाईलैंड में उसका सर्कल छोटा होने लगा। अथॉरिटीज को उनका पैटर्न समझ आने लगा और एक बार फिर अपनी आदत के मुताबिक चार्ल्स वहां से मूव हो गया। वो थाईलैंड से निकल गया। ये भागना डर की वजह से कम बल्कि एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी ज्यादा थी। उसे पता था कि अगर वो एक जगह रुक गया तो पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। इसी तरह 1976 में वो इंडिया पहुंचता है, लेकिन
लेकिन इंडिया उसके लिए एक सेफ हेवन साबित नहीं होता। दिल्ली के एक होटल में उसने फ्रेंच टूरिस्ट के एक ग्रुप को ड्रग करने की कोशिश की। बिल्कुल वही पुराना पैटर्न, दोस्ती, ट्रस्ट और फिर पॉइजन। लेकिन इस बार कैलकुलेशन गलत पड़ गई। डोज का असर उल्टा हो गया। विक्टिम्स को शक हुआ, कुछ लोग बीमार जरूर हुए लेकिन बच गए। उन्होंने पुलिस में शिकायत की और दिल्ली में चार्ल्स पकड़ा गया। कोर्ट ने उसे कई सालों की सजा सुनाई और उसे तिहाड़ जेल में रखा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1986 में एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। चार्ल्स ने अपने जेल गार्ड्स को बर्थडे पार्टी के नाम पर लड्डू खिलाए जिनमें उसने ड्रग्स मिलाए हुए थे, जिसकी वजह से गार्ड्स बेहोश हो गए और चार्ल्स जेल से भाग गया। ये एस्केप उसके जीनियस क्रिमिनल माइंड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है और इसके बारे में आपने नेटफ्लिक्स की सीरीज ब्लैक वारंट में भी देखा होगा। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद उसे फिर से गोवा में पकड़ लिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने जानबूझकर भागकर फिर अरेस्ट होना चूज किया था ताकि वो थाईलैंड एक्स्ट्राडाइट होने से बच सके, क्योंकि वहाँ उसे डेथ पेनल्टी मिल सकती थी। इंडिया में सोबराज की जेल की सजा 1997 में खत्म हुई और वो फ्री होकर पेरिस लौट गया। सीरियल किलर की बदनामी की वजह से वो काफी मशहूर हो गया और उसने अपनी स्टोरी के मूवी और बुक राइट्स लगभग $15 मिलियन में बेचे। शायद उसे लगा कि अब सब उसे भूल चुके होंगे, इसलिए वो बाद में नेपाल चला गया जहां वो अभी भी वांटेड था। लेकिन काठमांडू में एक जर्नलिस्ट ने उसे पहचान लिया। उसने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने चार्ल्स को काठमांडू से ही अरेस्ट कर लिया। नेपाल कोर्ट ने उसे 1975 के डबल मर्डर केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई और फिर दिसंबर 2022 में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने सोबराज को उसकी ज्यादा उम्र और खराब सेहत की वजह से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर जेल से रिहा करने का ऑर्डर दिया। उस वक्त वो लगभग 78 साल की उम्र का था और जेल से छूटने के बाद वो नेपाल छोड़कर फ्रांस चला गया। आज लगभग 81 साल की उम्र में सोबराज फ्रांस में आजाद जिंदगी जी रहा है और कमजोर सेहत के बावजूद भी उसे लंदन में घूमते हुए देखा गया है। आज तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि चार्ल्स सोबराज ने कितने लोगों को मारा। कभी उसने 12 मर्डर्स का कन्फेशन किया लेकिन बाद में अपनी बात वापस भी ले ली। अथॉरिटीज का मानना है कि उसने शायद लगभग 20 लोगों को मारा हो, लेकिन असल नंबर सिर्फ सोबराज ही जानता है। उसके विक्टिम्स की एग्जैक्ट गिनती और उसके मोटिव्स क्लियर नहीं हैं। लेकिन एक बात साफ है कि उसे अपने क्राइम्स पर कोई पछतावा भी नहीं है। एक बार उसने कहा था, मैं खुद को क्रिमिनल नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन मानता हूँ। मैंने कभी अच्छे लोगों को नहीं मारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।